बच्चों को नमस्कार। आज हम आपका प्रैक्टिस पेपर 1 टर्म 1 के लिए, जो कि हमारे डायरेक्टरेट ने रिलीज़ किया है, क्लास 10वीं बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रश्न पत्र जो है किस तरह का आना है, वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि 3 खंड होंगे इस प्रश्न पत्र के अंदर। पहले और दूसरे खंड में 24-24 प्रश्न होंगे और तीसरे खंड के अंदर जो है 12 प्रश्न होंगे। और पहले और दूसरे में आपको 20-20 करने हैं और तीसरे में से 10 करने हैं। सभी का जो है अंक एक जैसे होंगे और कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं खंड ए को। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न 1। कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल गिवन एज एक्स इन द गिवन रिएक्शन। निम्नलिखित अभिक्रिया में x का मान बताना है हमने। तो लेड नाइट्रेट जो है हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। देखने से आपको पता चल रहा होगा कि समीकरण वाली अभिक्रिया है। पोटेशियम आयोडाइड के आगे x लगा हुआ है, इसको बताना है। तो इसमें आएगा उत्तर 2। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका ए, हिंदी और इंग्लिश के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए प्रयोग में गैस x डैश के साथ जलती है, गैस x क्या है। तो अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो प्रयोग दिया गया है वो पहले देख लेते हैं हम। इसमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। अब वो किसके साथ जलेगी? हाइड्रोजन गैस है तो मोमबत्ती के पास लेके आएंगे तो कैसे जलेगी? वो पॉप ध्वनि के साथ जलेगी, ठीक है ना। तो पॉप ध्वनि और साथ में हाइड्रोजन गैस हो गया हमारा इसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसी तरह से जो है इसके नीचे दृष्टिबाधित छात्रों के लिए वैकल्पिक प्रश्न दिया गया है, जो कि आपको नहीं करना है, उसको हम छोड़ देंगे। उसके नीचे ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन जो दे रखा है। तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं हम। आयरन को भाप के साथ लंबे समय तक अभिक्रिया कराने पर निम्नलिखित से कौन से आयरन के ऑक्साइड प्राप्त होंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। जब हम आयरन को भाप के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो इसमें हमें मिलेगा आयरन ऑक्साइड, Fe3O4 मिलेगा, ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी एक सही संतुलित अभिक्रिया है? तो ये हम जांच लेंगे कौन सी संतुलित है। इसमें हम देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है। तो इसमें सबसे सही संतुलित अभिक्रिया है सी हमारी। तो ये हम देख लेंगे। उसके बाद दिए गए आरेख में एक उदासीकरण अभिक्रिया अम्ल क्षार लवण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम क्षार में अम्ल की अधिक मात्रा मिलाते हैं तो विलयन में pH का मान परिवर्तित होता है। आरेख में कौन से क्षेत्र को अम्ल तथा क्षार दोनों की उपस्थिति में दर्शाया जा सकता है? अब इसमें हमें बताना है कि भाई कौन से क्षेत्र में दोनों की उपस्थिति हम दर्शा सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो पूरा ग्राफ दे रखा है अम्ल का डाला गया तो हम इधर डाल रहे हैं, pH जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो सेंटर पॉइंट जो होगा, जो लगभग 7 के आसपास होगा, वही हमारा इसमें दोनों की परिस्थिति को दर्शाएगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसमें फिर वापस एक दृष्टिबाधितों के लिए जो है एक प्रश्न दे रखा है, वो आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ एक ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक मतलब जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला होता है। MnO2 प्लस 4 HCl, मैग्नीशियम मैंगनीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन देने वाला होता है वो हमारा MnO2 है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉस्फोरस तथा ऑक्सीजन के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को वर्गीकृत करना है हमने। तो यहाँ पे जब फॉस्फोरस और इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं तो फॉस्फोरस केमिकल रिएक्शन बिटवीन फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन, तो इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाएगी हमारी, संयोजन तथा उपचयन के अंदर भी ये आएगी। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा सी। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो यह डैश आयन उत्पन्न करता है। अब जल में हम डाल रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि पहले तो हाइड्रोजन आयन बनते हैं, लेकिन वो जल के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो ये हमें याद रखना है कि हाइड्रोनियम आयन इसका उत्तर आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 पे आ जाते हैं। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होगी? अगर हम उसको कुछ थोड़ा बहुत मिला रहे हैं, एक तो तनुकरण डाइल्यूशन हो जाएगी, ठीक है, एक फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन होगी। तो पहला और तीसरा इसके अंदर सही आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। आयरन की छड़ पर चढ़ी हुई लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह को संक्षारित कर देती है। इसको प्रदर्शित करने हेतु सही संतुलित प्रक्रिया है।
द आयरन रोड इज़ कवर्ड विद ए रेडिश ब्राउन लेयर विच डैमेज द सर्फेस ऑफ द रोड, इट्स बैलेंस इक्वेशन इज, मतलब जो जंग लग गया है उसके बारे में बात की जा रही है। तो 3Fe + 4H2O विल गिव यू Fe3O4 + 4H2O। तो हमारा जो है इसके अंदर बी ऑप्शन सही आएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित चित्र में हरे पौधे की पत्तियों की कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है की व्यवस्था दर्शाई गई है, कोशिकाओं का सही विकल्प चुनिए। तो इसमें हमें ये बताना है कि पहली कौन सी है, दूसरी, तीसरी और चौथी कौन सी है, उसके हिसाब से बताना है हमने इसके अंदर। अब ये जो है अल्टरनेट क्वेश्चन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड था उसके हिसाब से, और इसमें ये हमारे 10वें का है तो ये हमें नहीं करना है। 11वें प्रश्न पे आ जाते हैं हम, जो कि ये भी जो है द डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ सेल इनसाइड द लीफ ऑफ ए ग्रीन प्लांट क्लोरोप्लास्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द सेल्स 1 and 3, 2 and 4 एंड इसके अंदर हम देखेंगे कि दोनों के लिए ये प्रश्न है, तो इसमें आपका उत्तर आएगा बी ऑप्शन 2 and 4। तो 2 and 4 क्या क्या है इसके अंदर, 2 पे क्लोरोप्लास्ट और 4 के ऊपर जो है सेल्स जो हैं दिखा रखे हैं। इसका ऑल्टरनेटिव विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, दिया गया चित्र निम्नलिखित में से किसका है, ये प्रश्न नंबर 12 आ गया आपका। तो ये सीधा सीधा आपको पता है किसका है, ये नेफ्रॉन का चित्र है इसके अंदर, जो कि हमारे किडनीज़ के अंदर होते हैं नेफ्रॉन, जिनको कि फ़िल्टरिंग यूनिट भी कहा जाता है। ये नेफ्रॉन का चित्र है। इसके साथ में फिर एक और ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन मिलेगा, क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया को भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो उदासीनीकरण को भौतिक और कैन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बेस्ट डिस्क्राइब्ड है फिजिकल चेंज और ए केमिकल चेंज, न्यू केमिकल फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया सॉल्ट बन रहा है, तो ये लिखेंगे हम इसके अंदर। उसके बाद प्रश्न नंबर आप आ जाओ नेक्स्ट 14 के ऊपर। इसमें भी एक चित्र दिया हुआ है आपके स्टोमेटा का, दिए गए एक बंद रंध्र के चित्र में रेखांकित 1 2 3 4 को बताना है कि सही लेबलिंग क्या है। तो सबसे पहले एक जो दिखाया पिंक कलर का वो केंद्रक है, उसके बाद में जो है 2 नंबर पे ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट, फिर जो है रिक्तिका और रक्षी कोशिका। तो इस हिसाब से आपका 14 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 15वां प्रश्न, किसी धावक में 400 मीटर की दौड़ लगाने के पश्चात लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होने लगता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रक्रिया को दर्शाता है। तो लैक्टिक अम्ल जो है, जब हमें ऑक्सीजन की पूरी मात्रा नहीं मिलती तो उस कारण होता है, तो हम कहेंगे कि ये अवायवीय श्वसन हो गया, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। ये हमें ध्यान में रखना है कि 2 तरह के अवायवीय श्वसन होते हैं। उसमें एक जो किण्वन अभिक्रिया फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसके अंदर आता है। शिराओं की भित्ति पतली तथा इनमें वॉल्व होते हैं, क्योंकि वेन्स के अंदर जो हमने पढ़ा है छठे पार्ट के अंदर, उसमें उसका कारण क्या है कि वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब वापस खून को जाने से रोकती है और एक ही दिशा में जाने के लिए कहती है। तो इसमें हम आकर रुधिर के बहाव को एक ही दिशा में सुनिश्चित करना, इसका ऑप्शन हो गया सी। जो 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सौर भट्टी में प्रकाश को संकेंद्रित कर ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब एक जगह इकट्ठी करने के लिए। अब यहाँ पे दर्पण की बात हो रही है, तो दर्पण में हमें ध्यान रखना है कि ये अपोजिट होते हैं। तो कॉन्केव मिरर, जिसको कि हम जो इंग्लिश में कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 18वां देख लेते हैं। किसी अवतल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई 10 सेंटीमीटर के समान 15 सेंटीमीटर की दूर पर एक वस्तु रखी, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर्दे को कितनी दूरी पर रखना होगा। तो यहाँ पे हमें ये सुनिश्चित करना है कि सी आपका क्या आएगा इसके अंदर, सी ऑप्शन हो गया 30 सेंटीमीटर। किसी अवतल दर्पण की फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर के सामने 15 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु रखी है। तो अगर एक वस्तु रखी हुई है तो डबल हो गया, क्योंकि सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर आप निकालोगे तो सी आएगा 30 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 19वें प्रश्न पे आ जाते हैं। लेंस की क्षमता की इकाई, अभी हम
जो पढ़ते हैं डायप्टोर कहा जाता है इसको, क्षमता नापने के लिए। और ध्यान रखना ये मीटर, 1 डायप्टोर 1 डे इक्वल्स टू 1 मीटर, ये बहुत ज़रूरी होता है। फोकल लेंथ कई बार सेंटीमीटर में दी होती है तो उसको मीटर में चेंज करना ज़रूरी होता है। उसके बाद किसी माध्यम का अपवर्तनांक डैश अनुपात होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज़ द रेशियो ऑफ, 20वां क्वेश्चन है इसके, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये निर्वात में प्रकाश के वेग और ये इसके बराबर होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21, एक प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, इसके लिए अपवर्तन कोण होगा। वायु से जल में हमें पता है कि एंगल आई बराबर आर होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल आई जो है बड़ा होगा क्योंकि वो जो है नॉर्मल की तरफ झुकाव हो जाता है, तो एंगल आई बड़ा होता है। तो एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर, सी ऑप्शन इसके अंदर आएगी आपकी। 22वां प्रश्न, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज, हमेशा जो है एक समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। इमेज जो है वर्चुअल इरेक्ट, आभासी और सीधा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाते हैं। यदि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस वास्तविक तथा छोटे आकार का प्रतिबिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है तो वस्तु रखी है, इसके अंदर हमें बताना है। तो सबसे पहले तो फोकल दूरी उत्तल लेंस की दे रखी है हमें, छोटे आकार का प्रतिबिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, तो v भी दे रखा है, तो वस्तु u बताना है हमने। तो इसके अंदर आ जाएगा सी उत्तर, आप इसको निकालोगे तो 20 से परे, बियॉन्ड सी। प्रश्न नंबर 24 पहले भाग का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित दर्पणों में से किस प्रकार के दर्पण को सुरक्षित वाहन चालक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है हमेशा आपको कि कॉन्वेक्स मिरर होता है ये उत्तल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा भाग 1 कंप्लीट हो गया। इन 24 में से आपको 20 प्रश्न करने होते हैं। उसके बाद अब हम खंड बी, सेक्शन बी पे जाते हैं। पहला प्रश्न है 25वां, इसके अंदर इन अबो रिएक्शन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बतानी है हमें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आपको वैसे इक्वेशन याद हो तो आप आसानी से भी बता सकते हैं। इसके अंदर 6 और 6 6CO2 + 6H2 होता है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। 26वें के अंदर अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। अगर एसिड को वाटर में ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा। इसके अंदर आयनीकरण, आयनाइजेशन, उदासीनीकरण, तनुकरण, लवण निर्माण। अब तनुकरण तो हो ही रहा है और आयनाइजेशन भी हो रहा है क्योंकि वो आयंस में टूट रहा है। तो थर्ड एंड फर्स्ट हमारे हैं बी के अंदर, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 27वें के देखें, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु विद्युत की कुचालक है। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी कुचालक होती है, निम्न कौन सी एक धातु सुचालक बतानी है। तो बहुत आसान सा आप पढ़ते आ रहे हैं। ग्रेफाइट एक जो है अपवाद है, इसके अंदर एक्सेप्शन है। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक का यौगिक बनाता है जो पानी में घुलनशील भी है। यह तत्व हो सकता है, पानी में घुलनशील भी है, तो ये हो गया कैल्शियम आपका। नेक्स्ट है आपका 29वां प्रश्न, निम्नलिखित सारणी के कॉलम 1 का कॉलम 2 से सही मिलान करना है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि विरंजक चूर्ण स्थायी कठोरता को हटाने के लिए बेकिंग पाउडर जो है वो होगा आपका सोडियम हाइड्रोजन तथा दुर्लभ खाद्य अम्ल का मिश्रण हो गया, और धोने का रासायनिक उदाहरणों के ऑक्सीकरण के लिए। फर्स्ट का विरंजक चूर्ण रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकारक, ये गलत बता दिया, ये यहाँ पे ये आएगा। और दूसरे का सी और तीसरे का 2, तो यहाँ पे हमारा हो गया 2, 1 का ए, 2 का सी एंड 3 का बी, तो ये डी उत्तर आ जाएगा इसके अंदर। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मैग्नीशियम धातु के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर एक चमकती हुई श्वेत ज्वाला उत्पन्न होती है। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद डैजलिंग वाइट फ्लेम। उसके बाद जो है शीतल जल के साथ अभिक्रिया करने करने मात्रा तथा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित देती है। इट रिएक्ट्स विद cold water to form magnesium oxide involves hydrogen gas. It reacts with hot water to form magnesium hydroxide. It reacts with steam to form magnesium. तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन शुरू हो गए, अभिकथन तथा कारण वाले। ये ध्यान में रखना है आपको, 31 से मिलेंगे
खंड 2 के अंदर। पहला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आग बुझाने में उपयोग होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक दुर्बल क्षार है, तो इसके अंदर जो है मेन बात क्या है, आपको बोथ ए एंड आर ट्रू है तो आर इज़ द करेक्ट, तो ए लिखोगे आप। उसके बाद जो है बोथ ए एंड आर बट उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी लिखोगे। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स तो सी लिखोगे, और अगर ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू तो डी लिखेंगे। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर सही है। सोडियम हाइड्रोजन इज़ ए वीक बेस, तो बेस तो नहीं है, ये सॉल्ट है हमारा। तो इसमें इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ यूज इन फायर एक सही है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ ए वीक बेस, तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, सी ऑप्शन आएगी इसके अंदर आपकी। उसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषण को एक ऊष्माशोपीय अभिक्रिया माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी गेट रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर भी जो है डी ऑप्शन आएगा, ए इज़ फॉल्स एंड इसमें ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो सी ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डी नहीं आएगा। उसके बाद जो है 33 क्वेश्चंस देखते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में दीर्घरोम होते हैं। दीर्घरोम अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, तो ये ए इज़ ट्रू। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में दीर्घरोम होते हैं, ठीक है, और अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। फॉर डाइजेशन के लिए नहीं करते, ये एब्जॉर्प्शन के लिए करते हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन गलत हो गई। तो 33 का आपका जो है फिर वापस से जो है सी ही होगा। उसके बाद 34, हमारे शरीर में मूत्र निर्माण द्वारा अपशेष पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। मूत्र निर्माण ग्रहण किए हुए जल तथा अवशोषित भोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। इन आवर बॉडी द पर्पस of urine formation is to filter out the substances which are waste, and the amount of urine formation depends on the amount of water we drink and the food absorbed by our body। तो ये दोनों बातें सही हैं इसके अंदर 34 में, और इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 35 पे चलते हैं। भोजन के डिब्बों के अंदर की परत जिंक से बनाए बजाय टिन की होती है। जिंक टिन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो इस कारण से जो है इसके अंदर जिंक टिन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इस कारण से जो है हम इसकी यूज़ करते हैं। तो इसमें भी आपकी ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलो ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल और पासिस थ्रू द ब्लड। तो यहाँ पे डॉग, फिश, टोड एंड लिजार्ड, इनके अंदर ऐसा होता है। Question number 37, the table given below shows the reaction of few elements with acid and base to evolve hydrogen gas। तो पहला तत्व एक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा, क्षार के साथ भी नहीं कर रहा। दूसरा जो है अम्ल और क्षार दोनों के साथ। तीसरा अम्ल और क्षार। चौथा खाली अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। इनमें से कौन से तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो दूसरा और तीसरा ही होगा इसके अंदर हमारा, क्योंकि वो दोनों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वही होते हैं जो दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। उसके बाद हो गया हमारा 37, इन लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ कंटेन्स मोर ऑफ डैश देन प्लाज्मा। तो इसके अंदर WBC सबसे ज़्यादा इसी में ही होते हैं, तो हम लिखेंगे कि इसके अंदर जो है WBC ज़्यादा होते हैं प्लाज्मा से। 39 हो गया हमारा, इफ़ द पावर ऑफ द लेंस इज़ -20D देन इट्स मीन्स द लेंस इज़, माइनस साइन दे रखा है, तो माइनस साइन हमारा फोकल लेंथ किसकी माइनस में होती है? कॉनकेव लेंस की होती है, तो उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे 2, और लेंथ आ जाएगा इसमें -50 ऑफ द लेंस, फोकस दूरी कॉनकेव लेंस एंड फोकल लेंथ इसमें इतनी हो गई, तो ए ऑप्शन आ जाएगा हमारा। सूर्य किसी अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पर अभिसारित होती है। वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि इसके अपने आकार वस्तु के आकार के समान हो? बराबर करना है हमने, तो उस हिसाब से हमें ध्यान रखना है कि 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर।
तो दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर से परे या 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो बी आ जाएगा हमारा इसमें। 41 जो है क्वेश्चन, वे जीव जो मृत और सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, इसमें जो हमने पढ़ा हुआ है सेप्रोफाइट्स होते हैं ये, तो सेप्रोफाइट्स या आप लिख सकते हो मृतपोषी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, वक्र में कि कोशिका कुछ ग्लोमेरुलस का कार्य क्या होता है, उसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन और यूरिन फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन, कलेक्शन ऑफ यूरिन, तो यूरिन फॉर्मेशन बाय फिल्ट्रेशन का कार्य जो है इसके अंदर होता है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्ज़ाम के अंदर, इसको ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 43, एक गोलीय लेंस में 30 सेंटीमीटर दूरी जलती मोमबत्ती की लो का प्रतिबिंब लेंस की दूरी दूसरी तरफ उसका प्रकाशीय केंद्र में 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक स्क्रीन पर बनता है। इस लेंस की फोकस दूरी, इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल लेंस इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन placed on the other side of the lens at a distance of 60 cm from the optical center. Its focal length will be, तो यहाँ पे b का हमें देखना है, इसको आप कैलकुलेट करोगे। गोले लेंस में 30 सेंटीमीटर मोमबत्ती की लो का प्रतिबिंब दूरी उसमें प्रकाश केंद्र में 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्क्रीन पर बनता है। इस लेंस की फोकस दूरी f निकालना आपको, तो इसको निकालोगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। डायरेक्ट जो है लेंस फॉर्मूला IV माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F से आप इसको निकाल सकते हैं। 44, व्हेन ए पावर इंक्रीजेज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। पावर और फोकल लेंथ, तो पावर जो है इन्वर्सली होती है क्योंकि P इज इक्वल टू 1/F होता है, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, तो इस हिसाब से व्हेन पावर इंक्रीजेज द फोकल लेंथ डिक्रीजेस, ए ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। 45वां, इसमें हम देखते हैं इन एन एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो जो हमने इसमें चैप्टर 10 में किया है उसके हिसाब से स्टूडेंट अलग अलग हैं, 4 स्टूडेंट्स, एंगल I 30, एंगल R 18 एंड एंगल E 32। दूसरे का 30, 20, 30.5, 30, 17, 32 एंड 30, 21, 34। उस हिसाब से जो स्टूडेंट B है उसका जो रेशियो है वो लगभग करेक्ट है, क्योंकि हमारा एंगल I इक्वल्स टू एंगल E हो जाता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं लगभग इक्वल होने चाहिए उसके हिसाब से, तो हमारा जो स्टूडेंट B है उसका लगभग करेक्ट आंसर है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the refractive index of a diamond with respect to vacuum is 2.5, the velocity of light in diamond will be, तो ये भी हमें कैलकुलेट करना है। इसमें n इज इक्वल टू C/V करेंगे तो हमें 2.5 दे रखा है, नीचे चला जाएगा तो 3 को डिवाइड कर देंगे 2.5 से, उसके हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1.2 इंटू 10⁸, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ए कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं इसमें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के पास में रहता है इमेज साइज जो है बढ़ता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। इनकी जो है अभिक्रिया शैली के आरोही क्रम के अंदर इनको लिखना है। सोडियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन। तो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, बी ऑप्शन इसमें आएगा आपका। केस स्टडी क्वेश्चंस में एक वायुमंडलीय अपवर्तन, पृथ्वी के वायुमंडल पर प्रकाश के झुकने की परिघटना, जैसे हम पृथ्वी की सतह के ऊपर जाते हैं हवा का घनत्व कम हो जाता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह के ऊपर जाते हैं हवा का घनत्व कम हो जाता है। स्थानीय स्थिति जैसे तापमान आदि भी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाशिक घनत्व के प्रभावित करते हैं। वायुमंडल अपवर्तन के कारण हम तारे अपनी वास्तविक, ये हमने अभी पढ़ा है 11th के अंदर कि तारे जो हैं वास्तविक स्थिति से अलग नज़र आते हैं। उसके आधार पे आपको केस स्टडी क्वेश्चंस करने हैं। बट में कारण दिन की अवधि ड्यू टू इंक्रीज इन टू एटमॉस्फेरिक रोटेशन लेंथ ऑफ द डे, अपरेंट लेंथ ऑफ द क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी थोड़ी सी। अगर आसमान का रंग क्या होगा, अगर वायुमंडल की अनुपस्थिति नहीं होगी, एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, तो पूरा आसमान हमें कैसा नज़र आएगा, काला, ब्लैक नज़र आएगा। ये नीला रंग जो है अपवर्तन के कारण ही नज़र आ रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना डज नॉट अकर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या नहीं हो रहा है? तारों का टिमटिमाना हो रहा है, अग्रिम सूर्योदय, इंद्रधनुष का बनना, विलंबित सूर्यास्त। इनमें से कौन सी चीज़ नहीं हो रही? रेनबो की फॉर्मेशन नहीं हो रही। इंद्रधनुष का बनना जो है इस वजह से नहीं हो रहा। उसके बाद गहरे समुद्र में पानी के नीले रंग का कारण क्या है? द ब्लूइश कलर। तो इसके अंदर जो है जो वाइट लाइट का स्कैटरिंग हो रही है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, उस कारण से हो रहा है। अगला केस स्टडी क्वेश्चन देखते हैं 2। An element is a pure substance made up of same kind of atoms. At present, nearly 1 and 1/8 elements are known, but all of them do not occur free in nature. ये आपका NCERT में से लिया गया है पैराग्राफ, तो इसमें पढ़ लेंगे हम। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? 53 का सबसे अच्छी चालक आपको ध्यान में रखना है सिल्वर। चालक भी अच्छी होती है और हीट की भी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं अत्यधिक तन्य तथा आघात वर्धनीय हैं? तो 54 में हम लिखेंगे सोना के इसीलिए गहने बनाए जाते हैं और चांदी के भी। तो सोना और चांदी 2 और 4 हम देख लेंगे इसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है जिसका थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है? बहुत आसान सा है, सोडियम, मरकरी, सिल्वर और पोटेशियम। 55 नंबर के ऊपर, तो इसमें हम लिखेंगे केवल 2 मरकरी, पारा, बाकियों को नहीं किया जाता। 56वां है सोडियम इज़ द एलिमेंट विच डैश फॉर्म एंड फॉर्म्स पॉजिटिव आयन। तो सोडियम क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है इस कारण से, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ये बनाता है पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके। थर्ड केस स्टडी क्वेश्चन पैराग्राफ है आपके हीमोग्लोबिन आरबीसी के ऊपर। और लिविंग सेल्स नीड न्यूट्रिएंट्स O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस, उनको वेस्ट वगैरह निकालने के लिए। तो इसमें हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन काम करता है? हीमोग्लोबिन काम करता है आरबीसी के अंदर। उसके बाद विच ऑफ द ब्लड सेल्स आर कोल्ड एज सोल्जर्स बॉडी। हमारी कौन सी रुधिर कोशिकाएं शरीर की रक्षक कहलाती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, इसमें याद रखेंगे हम, WBC। उसके बाद 59 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इज स्टॉप ब्लीडिंग। बहुत आसान से प्रश्न रखें। खून को रोकने के लिए जो है प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इसका, लिम्फ इज मॉडिफाइड ब्लड दैट कंटेन्स। लसिका जो है रुधिर का एक रूपांतरण है जिसमें डैश पाए जाते हैं। अब यहाँ ऑल कॉन्टिनेंट्स ऑफ ब्लड जो है सारे होते हैं, सिर्फ आरबीसी नहीं होता। तो इसमें हम लिखेंगे D कि आरबीसी तथा कुछ प्रोटीन को छोड़कर रुधिर के बाकी सभी घटक इसमें होते हैं। उम्मीद है आपको रिवीजन में हेल्प करेगा ये दोनों मीडियम में। इसको बार बार देखें ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। धन्यवाद।